आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी माध्यम की बोर्ड सीरीज में आपके अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म तक पहुंच गए। आज हम इस क्लास में आपके इस अध्याय से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो आपके पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं इस अध्याय से उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, और जो आपके इस साल पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप पिछले क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर चुके हो, वहां पर आप उनका हल निकालना सीख गए हो। जैसे कि आपको कोई रैखिक समीकरण दे दिया एक चर में, वहां पर ax प्लस b बराबर 0, तो अब आप क्या करते हो, तो यहाँ पर आप x बराबर माइनस b बटे a कर देते थे और ये आपका हल हो जाता था। तो ये तो था आपका एक चर में रैखिक समीकरण। यहाँ पर आपको बात करनी है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। और यहाँ पर दो चर हैं तो इसका मतलब दो चर होंगे तो एक x होगा और एक y ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमारी जनरल इक्वेशन हो जाएगी, सामान्य समीकरण हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारा दो चरों का एक जनरल सामान्य रैखिक समीकरण हो जाएगा ना। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, युग्म है, यानी कि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण लेने हैं। यानी कि हम ले लेते हैं यहाँ पर दो चर वाले दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस क्लास में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि इन दोनों के बारे में ही चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम इनको किस तरह से हल किया जाता है, इनकी हल करने की क्या क्या विधियां हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी परीक्षा में इसकी सहायता मिल सके, परीक्षा में सहायता मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस अध्याय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो देखिए ये है इस अध्याय से जुड़े हुए आपके महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु है आपके दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। मैंने भी आपको बताया कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हम किस तरह से लिखेंगे। उसको हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे देखिए रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो चर हैं उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गए। यहाँ पर दो चर हैं, एक x और एक y है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण हो गए। अब यहाँ पर देखिए युग्म की तरफ है, युग्म की तरह लिखे हुए हैं, तो ये दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म हो गए। तो इसके बारे में हम इस अध्याय में बात करेंगे। अब बात करते हैं इनके हल करने की विधियों के बारे में, जो कि हमारा अगला बिंदु है। अगला बिंदु है हमारा एक रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। तो देखिए पहली विधि होती है वो होती है हमारी ग्राफीय विधि। अब इस विधि की सहायता से हम किस तरह से प्रश्न को हल करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमें दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे, यही दिए गए होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसे मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, इसे मैं समीकरण 2 देता हूँ। तो सबसे पहले चरण में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चरण में हम दोनों रैखिक समीकरणों को इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद हम दूसरे चरण पर आएंगे। दूसरे चरण में हम इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे, जो ग्राफ पेपर आपको पेपर में दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में मान लीजिए कि ये आपकी दो रेखाएं हो जाएंगी। ये तो हो जाएगी आपकी L1 रेखा और ये हो जाएगी आपकी L2 रेखा। ओके, इन दोनों रेखाओं को आपको ग्राफ पेपर पर निरूपित कर लेना है। उसके बाद में ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु के निर्देशांक हम अल्फा कॉमा बीटा ले लेंगे। अब देखिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम बाई अक्ष से इस बिंदु पर लंब डालेंगे और इसी तरह से एक्स अक्ष से भी इस बिंदु पर लंब डालेंगे। यानी कि ये और क्या कर सकते हैं कि इस बिंदु से हम एक्स अक्ष और बाई अक्ष पर लंब डालेंगे। तो जहां पर ये एक्स अक्ष को मिलेगा वो तो आपका एक्स का मान हो जाएगा, और जहां पर बाई अक्ष को मिलेगा वो आपका बाई का मान हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्स और बाई के मान निकाल सकते हो ग्राफीय विधि की सहायता से। अब देखिए यदि आपकी दोनों रेखाएं L1 और L2 समपाती हैं तो समीकरण युग्म जो होगा वो आपका आश्रित अथवा संगत होगा।
और ऐसी स्थिति में युग्म के अनंत हल होंगे। दोनों में से किसी भी एक समीकरण का प्रत्येक हल युग्म का हल होगा। ओके, और यदि आपकी दोनों रेखाएं L1 और L2 समांतर रेखाएं हैं तो समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म होगा और युग्म का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो इस तरह से आप दोनों रेखाओं की सहायता से संगत और असंगत हल के बारे में भी बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली विधि के बारे में। अगली विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब इस विधि में इस विधि की सहायता से किस तरह से हम प्रश्न को हल करते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, हमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे वो इसी तरह से दिए गए होंगे। अब उसके बाद में सबसे पहले तो हम दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को हमको लिख लेना है। ये तो हमारा चरण 1 हो जाएगा। उसके बाद में चरण 2 में हमें उपयुक्त दोनों समीकरणों में से किसी भी एक को चुनकर उसमें एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि यदि मैं यहाँ से y का मान निकालूं समीकरण 1 से, तो y बराबर हो जाएगा c1 माइनस a1x बटा b1। ये हो जाएगा मेरा y1 का मान। अब y के मान को y का मान होगा। अब y के इस मान को मुझे तीसरे चरण में इस समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा a2x प्लस b2 गुणा c1 माइनस a1x बटा b1 प्लस c2 बराबर 0। ये हो जाएगा। उसके बाद में जो हम चरण 3 से जो प्राप्त हमारा समीकरण होगा इसको हम दूसरा समीकरण दे देंगे। उसको हम इस समीकरण को हम हल करके x का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में जो हमारा x का मान आएगा उसको हम इस वाले समीकरण में रख देंगे। उसके बाद में हमें y का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक चर का प्रतिस्थापन किया है, इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ओके, प्रतिस्थापित किया हमने एक चर को दूसरे समीकरण में, इसलिए हम इसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब चलते हैं अगली विधि पर। अगली विधि है विलोपन विधि। अब इस विधि को जानते हैं कि इस विधि में हम किस तरह से प्रश्न को हल करते हैं। अब इस विधि में भी चरण फर्स्ट तो वही रहता है आपका। अच्छा, पहला चरण तो वही होता है कि सबसे पहले हम दोनों रैखिक समीकरण को लिखते हैं। उसके बाद में चरण 2 में हम दोनों समीकरणों को उचित शून्येतर संख्या से इस प्रकार गुणा करते हैं कि उनमें से किसी भी एक चर के गुणांक बराबर प्राप्त हो सके। जैसे कि मान लीजिए मेरे 2 समीकरण दे रखे हैं रैखिक समीकरण। एक दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 6 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है मेरा 3x प्लस 4y बराबर 8 दे रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करूंगा और समीकरण 2 में 2 का गुणा करूंगा, ताकि जो हमारा x का गुणांक है वो दोनों का समान आ जाए। यहाँ पे यदि मैं 3 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 18। अब मैं समीकरण 2 में 2 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y बराबर 16। तो अब इस तरह से मुझे दोनों किसी भी एक चर के जो हमारे गुणांक होते हैं उनको बराबर करना है। ये हमारा चरण 2 होगा। उसके बाद में चरण 3 में हमें दोनों समीकरणों में जिस चर के गुणांक बराबर किए गए हैं, यदि वो विपरीत चिन्ह के हैं तो उनको जोड़ देना है, और यदि वो समान चिन्ह के हैं तो दोनों को घटा देना है, और घटा के एक चर में रैखिक समीकरण को हमें ले आना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दोनों के चिन्ह समान है, तो मैं यहाँ पर इसको घटा देता हूँ। तो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखिए 6x में से 6x घटाऊंगा तो ये तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 9y में से 8y घटाऊंगा तो यहाँ तो हो जाएगा y, और y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 16, ये हो जाएगा 2। तो अब देखिए ये किस में आ गया, ये आपका एक ही चर में आ गया रैखिक समीकरण। तो आपको इस तरह से करना है। ओके, अब इसके बाद में चरण 3 जो बताया उससे प्राप्त एक रैखिक समीकरण को हल करके हम चर का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर y बराबर 2 हमारा सीधा ही आ गया। अब हमें y बराबर जो 2 आया है इसको हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, उसकी सहायता से हम x का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे x और y दोनों के मान आ जाएंगे, वही हमारा हल होगा इस प्रश्न का। तो इस तरह से हमको विलोपन विधि का उपयोग करना है। ठीक है, इसके बाद में चलते हुए अगली विधि है। अगली विधि क्या है हमारी, वो है हमारी वज्रगुणन विधि। अब इस विधि को हम किस तरह से उपयोग करते हैं वो जानते हैं। अब इस विधि में भी पहला चरण तो हमारा वही होगा, सबसे पहले हमें दोनों रैखिक समीकरणों को लिखना होगा। उसके बाद में चरण 2 में हमें दोनों समीकरणों के दाएं ओर के पदों को बाईं ओर लेके आना है, और इस तरह से रखना है कि जो
बायां पद है दायां पद है वो उसमें केवल 0 रहे। जैसे कि यदि हमारा 2x प्लस 3y बराबर 6 दे रखा हो तो मुझे 6 को सबसे पहले बाएं तरफ लाना है, तो वो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर हमें जो दायां तरफ है उसकी जगह केवल यहाँ पर 0 होना चाहिए, केवल 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हमको लिख देना है। ये मैं जनरल इक्वेशन ही ले लेता हूँ, जनरल समीकरण ले लेता हूँ। तो जनरल समीकरण वो देखिए यहाँ पर हमारा पहले से ही बाई तरफ 0 ही है, दाई तरफ 0 ही है, तो हमारी रैखिक समीकरण यही हो जाएंगी। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको उपयुक्त समीकरण युग में हमें 3 स्तंभ प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर पहला स्तंभ प्राप्त होगा आपको a1 a2, दूसरा स्तंभ प्राप्त होगा आपको b1 b2, तीसरा स्तंभ प्राप्त होगा आपको c1 c2। और उसको आपको इस तरह से लिखना है। किस तरह से लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है x बटा बराबर माइनस बाई बटा बराबर 1 बटा, आपको इस तरह से लिखना। अब देखिए x के जो गुणांक क्या थे a1 a2, केवल इनको छोड़ देना है, बाकी के गुणांकों को लिख देना है। आप लिख दोगे यहाँ पर b1 b2 c1 c2। उसके बाद में आपको वज्र गुणन कर देना है, ठीक है, यानी कि b1 का गुणा c2 से कर देना है और b2 का गुणा c1 से कर देना है, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बाई है, तो यानी बाई के गुणांकों को छोड़ देना है, x और जो हमारा अचर होता है उनके गुणांकों को ले देना है। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे a1 a2 c1 c2। फिर से हमें वज्र गुणन कर देना है, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। और इसी तरह से अब हमें देखिए यहाँ पर जो अचर पद है उनको छोड़ देना है और बाकियों को लिख देना है, तो हो जाएगा a1, बाकी जो हमारे स्तंभ होंगे उनको लिख देंगे, तो a1 a2 b1 b2। यहाँ पर भी वज्र गुणन कर देंगे, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर बाई बटा, यहाँ पर देखिए माइनस बाई होगा, बटा a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इसके बाद में आपको समीकरण से a1 b1 c1 a2 b2 c2 को यहाँ पर मान रख देना है। उसके बाद में आपको उसको हल कर लेना है। तो इस तरह से आपको x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको वज्र गुणन विधि का आपको यहाँ पर उपयोग करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु है आपका सुसंगतता की शर्तें। सबसे पहले जानते हैं सुसंगतता की शर्तें होती क्या हैं। तो देखिए हमारे दोस्त रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, वो दे रखे हैं हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट शर्त होती है वो होती है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो देखिए इस स्थिति में जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होगा उसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये होता है हमारा पहला शर्त। दूसरी शर्त होती है हमारी कि यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बट बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तब देखिए इस शर्त में क्या होगा, इस शर्त में जो हमारा हल होगा वो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जो हमारा क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र होगा, वो हमारा इस शर्त पर असंगत हल क्षेत्र होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें संगत होगा। और एक तीसरी शर्त होती है, तीसरी शर्त होती है कि यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2 के, तो इस शर्त में हमारे जो हल होते हैं वो अनंत हल होते हैं। और जो क्षेत्र होता है वो होता है संगत क्षेत्र होता है, ये भी संगत क्षेत्र होता है और अनंत हल होते हैं। और रेखाएं हमारी दोनों संपाती होती हैं। तो इस तरह से हमारी सुसंगतता की शर्तें होती हैं। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु है हमारा रैखिक समीकरण युग्मों के अनुप्रयोग।
इस बिंदु में क्या होता है, इस बिंदु में जो हमारे शब्दों संबंधी परिभाषाएं होती हैं, भाषा संबंधी जो समस्याएं होती है, उनको हम यहाँ पर हल करते हैं रैखिक समीकरण युग्मों की सहायता से। उसमें जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताए हैं रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां, उनमें से किसी एक विधि का उपयोग कर करके हम जो शब्द भाषा संबंधी समस्याएं होती है उनको हम हल करते हैं। तो इस बिंदु को समझने के लिए हम कुछ प्रश्न लेंगे आगे, उनके माध्यम से हम इस बिंदु को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, जो कि आपके पिछले सालों के पेपरों में आए हुए भी हैं और जो आपके इस साल महत्वपूर्ण भी हैं, उन पर अब हम अपनी चर्चा जारी करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले प्रकार के प्रश्नों के बारे में, जो कि है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए ये है आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके पिछले सालों में आए हुए भी हैं या फिर जो आपके इस साल महत्वपूर्ण है, क्या पता इस साल में से कोई एक प्रश्न आपका आ जाए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल क्या होंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि ये क्या है, सुसंगतता की शर्तों में से है। यहाँ पर देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बट बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ये हमारी किसकी शर्त होती है, ये हमारी शर्त होती है किसी भी हल की नहीं, कोई हल नहीं होगा इस शर्त में। तो अब देखिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हल क्षेत्र के बारे में पूछा गया होता तो असंगत हल क्षेत्र हो जाता। तो इस तरह से देखिए आपके डायरेक्ट जो आपकी सुसंगतता की शर्तें हैं उनसे ही संबंधित प्रश्न आपके आते हैं। दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए, वो भी उसी तरह का ही है। इसमें कहा गया कि जब a1 बटा a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 बटा c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अब बताना है कि ये इसके कैसे हल होंगे, कि दो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, अद्वितीय हल होगा। अब हमें ये बताना है। तो देखिए ये जो शर्त है वो हमारी ये अनंत हल वाली शर्त है। तो इस रैखिक समीकरण निकाय के हमारे अनंत हल होंगे, तो हमारा विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल सुसंगतता की शर्तों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, केवल 3 शर्तें, वो तीनों शर्तें हमें याद रखनी है। उसके संबंधित ही आपको एक प्रश्न तो आपको जरूर मिल ही जाएगा 1 अंक का। या फिर और किस तरह का प्रश्न मिल सकता है 1 अंक में, या फिर 1 अंक में इस तरह का प्रश्न मिल सकता है कि हमें एक समीकरण दे देगा, दिया गया है कि 3x प्लस 2y बराबर 7 है, में यदि y बराबर 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का दे सकता है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें y की जगह पर 2 रख देना है। जब आप y के बराबर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 2 रखा तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4 बराबर 7। तो यहाँ से 3x बराबर हो गया 7 माइनस 4, तब 3x बराबर हो गया आपके पास 3, तो x बराबर हो गया 3 बटा 3। x का मान आ गया आपके पास में 1, तो x का कौन सा मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो आपको इस तरह से हल करना है। बहुत आसान प्रश्न है 1 अंक के प्रश्न में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी देखिए आपका सुसंगतता की शर्तों से संबंधित प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है यदि। अब देखिए प्रश्न को सबसे पहले हम बराबर 0 में कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में बराबर 0 कर देते हैं। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा a1x प्लस b1y माइनस c1 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा a2x प्लस b2y माइनस c2 बराबर 0। अब देखिए समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब हमारी रेखाएं समांतर होंगी तो उस स्थिति में हमारा कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा इसका मतलब क्या शर्त हो जाएगी, वो शर्त हो जाएगी हमारी a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, बट बराबर नहीं होना चाहिए माइनस c1 बटा माइनस c2 के। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 पर बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो ये हमारा हल हो जाएगा इस प्रश्न का, ये हमारी द्वितीय शर्त है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए ए विकल्प में तो तीनों बराबर दे रखे हैं, ये तो होगा ही नहीं। बी विकल्प में दोनों में नॉट इक्वल टू लग रहा है, बराबर का साइन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है तो ये नहीं होगा। चौथे में देखिए, चौथे विकल्प में यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पर बराबर का साइन है, बट हमारा तो यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ बराबर का साइन, यहाँ बराबर का साइन, यहाँ बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के हमारे प्रश्न आते हैं।
यहाँ समांतर रेखा बोला है तो कोई भी हल नहीं होगा, समपाती रेखा बोलता तो अनंत हल हो जाते। ठीक है, तो इस तरह के आपके प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब बताना हमें इसके कैसे हल होंगे। तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू दे रखा है b1/b2 के, तो देखिए ये आपकी पहली शर्त हो जाएगी सुसंगता की। तो इस स्थिति में आपके अद्वितीय हल होगा, तो आपका विकल्प द क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना। केवल आपको सुसंगता की शर्तें याद रखनी, 3 शर्तें होती हैं। यदि आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तब तो अद्वितीय हल होगा। यदि बराबर है परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के तो अनंत हल होंगे। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। और देखिए इससे संबंधित आपको एक प्रश्न तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, वो भी आपका वैकल्पिक प्रश्न भी हो सकता है और हो सकता है कि वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है कि एक जो लाइन वाले प्रश्न आते हैं उस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरह का प्रश्न आपका 1 अंक का तो जरूर आएगा ही आएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्नों के बारे में। दूसरे प्रकार का आपका प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत कम पूछा जाता है। इस अध्याय से बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न किसी किसी बोर्ड में पूछा जाता है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आते हैं इसलिए वो अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पूछ लेते हैं। बट यदि मैं बात करूँ यूपी बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड की, मध्य प्रदेश बोर्ड की या बिहार बोर्ड की, तो वहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस अध्याय से बहुविकल्पीय प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे। अब राजस्थान बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो 1 अंक का प्रश्न किस तरह से आएगा, वहाँ पर आएगा देखिए रैखिक समीकरण युग्म दे देगा आपको 2 और उसका हल पूछ लेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत ही साधारण प्रश्न पूछता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 0 और एक दे रखा है 2x माइनस y बराबर 0। तो यहाँ से यदि मैं y बराबर निकालूँ तो y बराबर हो जाएगा 2x। अब y की जगह पर यहाँ पर रख देना है मुझे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 गुणा 2x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 गुणा 2 8 हो जाएगा, तो 8x बराबर 0। तो 11x बराबर हो गया 0, तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब x बराबर 0 हो गया, x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 होगा। तो इसका हल हो जाएगा x बराबर 0 कमा y बराबर 0। तो ये हमारा हल हो गया इसका। इसी तरह से हमें इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैंने आपको इस प्रश्न को हल करके बताया, आप मुझे कमेंट में इस प्रश्न का हल बताइए कि आपका इस प्रश्न का हल क्या आया। ओके, दोनों एक ही तरह के प्रश्न है ये दोनों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें क्या करता है, इसमें हमें समीकरण का निर्माण करवा लेता है कि रैखिक समीकरण का निर्माण की। वैसे आपके पिछली क्लास में भी था, बट हो सकता है कि आपका इस बार पेपर में दे भी दे, इसलिए मैंने एक प्रश्न इसका भी ले लिया है यहाँ पर। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी नगर में एक टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का ₹5 है और उसके बाद में ₹3 है। यदि तय की गई दूरी को हम x में व्यक्त करें और किराए को हम y में व्यक्त करें तो इसे समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए किराया क्या हो जाएगा, किराया हो जाएगा यानी y बराबर हो जाएगा, पहले किलोमीटर का किराया 5 रुपये, तो पहले किलोमीटर तो हमारा 5 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए हमने x दूरी तय की गई दूरी क्या है, x है, तो पहले पे तो हमारा 5 हो गया, तो उसके बाद क्या दूरी रह जाएगी, x माइनस 1 दूरी रह जाएगी, x माइनस 1 दूरी हो जाएगी और उसका किराया क्या है, 3 है। इस तरह से ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ओके, तो ये तो बात हुई आपकी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो कि आपका 1 अंक होता है। अब चलते हैं अगले प्रकार के प्रश्नों पर। अगला जो प्रकार है वो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न होते हैं बड़े प्रश्न होते हैं, सामान्यतः 3 अंक और 5 अंक में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि इस अध्याय से कोई भी 2 अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। या तो आपसे 1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा या फिर 3 अंक, 5 अंक, या फिर आपका एक बड़ा 8 अंक का प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाता है। तो इसलिए भी अध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं कि 3 अंक और 5 अंक किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं या फिर किस तरह के प्रश्न हमसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न जो कि आपके पिछले साल बोर्ड में आए हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना, किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर को प्रतिस्थापित करके दूसरे समीकरण में रख देना है। हमें इस तरह से उपयोग करना है इस मेथड का, इस विधि का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं समीकरण 2 में से x का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो समीकरण 2 से मैं x का मान निकालता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, यहाँ से मैं माइनस x को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, यानी कि दाएं तरफ ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा
x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 7, ये हो जाएगा x का मान हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैं इस x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा 3 गुणा 4 माइनस 7 प्लस 2 बराबर 14। अब इसको हल करते हैं, 3 गुणा 4 ये हो जाएगा आपके पास में 12 माइनस 3 गुणा 7 ये हो जाएगा आपके पास में 21 प्लस 2 बराबर 14। देन यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 12 प्लस 2 हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा। मैं माइनस 21 को दाईं तरफ ले जाता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा 14 प्लस 21 35 हो जाएगा। यहाँ से बराबर हो जाएगा 35/14। मैं अंश और हर दोनों को 7 से विभाजित कर देता हूँ, तो देखिए यदि मैं 35 में 7 का भाग दूँ तो ये हो जाएगा 5, 14 में 7 का भाग दूँ तो ये हो जाएगा 2, तो y का मान आ गया मेरे पास में 5/2। अब मैं x का मान निकाल सकता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 5/2 माइनस 7, तो यहाँ से x बराबर हो गया, देखिए 4/2 हो जाएगा 2, 2 गुणा 5 हो जाएगा 10, 10 माइनस 7, x का मान आ गया 3, x का मान 3 आ गया, y का मान 5/2 आ गया। तो ये हमारा हल हो जाएगा। हमें इस तरह से हल करना। यहाँ पे प्रश्न में हमें बोला था प्रतिस्थापन विधि, इसलिए हमने प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया। यदि प्रश्न में कोई भी कुछ भी नहीं बोला जाए तो हम किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रश्न में हमें बोला गया है कि किसी परिमेय संख्या के हर में 5 जोड़ने और उसके अंश में से 5 घटाने पर 1/7 प्राप्त होता है। यदि उसके अंश में से 4 घटाया जाए तो 1/3 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं कि माना संख्या x/y है, यानी कि अंश तो आपका x है और y हर है। अब देखिए प्रश्न में सबसे पहले क्या बोला गया, प्रश्नानुसार सबसे पहले बोला गया है कि हर में 5 जोड़ने, यानी कि y में हमें 5 जोड़ना है, तो y प्लस 5 हो जाएगा और अंश में से हमें 5 घटाना है, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। तो हमें 1/7 प्राप्त होता है, तो ये बराबर 1/7 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि यदि उसके अंश में से 4 घटाया जाए, अब अंश में से हमें 4 घटाना है, यानी कि कर देना है x माइनस 4, हर को सेम ही रखना है, हर को ऐसे ही रख देना है, तो y हो जाएगा, तब हमें 1/3 प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए हमारे दो रैखिक समीकरण युग्म बन जाएंगे। पहला बन जाएगा हमारे पास 7 गुणा x माइनस 5 बराबर y प्लस 5। मैंने यहाँ पे वज्र गुणन कर दिया सीधा सा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे वज्र गुणन करूंगा तो ये हो जाएगा 3 गुणा x माइनस 4 बराबर y। अब यहाँ से अब देखिए हमें किसी भी विधि का हम यूज कर सकते हैं, किसी विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए y का मान मुझे मिल रहा है सीधा सीधा, तो मैं y का मान यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 का यदि मैं x माइनस 5 से गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 7x माइनस 35 बराबर y का मान है हमारे पास 3x माइनस 12 प्लस 5 हो जाएगा। अब मैं 3x को तो मैं बाईं तरफ ले जाता हूँ और माइनस 35 को मैं दाईं तरफ ले जाता हूँ, तो देखिए हो जाएगा 7x माइनस में 3x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 12 प्लस 5, 7x माइनस 3x ही हो जाएगा 4x, तो 4x बराबर हो जाएगा 35 5 40, 40 माइनस 12 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 7, y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी 3, 3 गुणा 3 9, तो हमारी संख्या आ गई 7/9। तो इस तरह से हमें प्रश्न को हल करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी हमारा इसी तरह का है। इसमें बोला गया कि x और y के लिए निकाय समीकरण को हल करना है, और निकाय समीकरण हमें दे रखे हैं x प्लस ए वाई बराबर b और ax माइनस बी वाई बराबर c। तो देखिए मैं इस प्रश्न को आपको वज्र गुणन विधि से हल करके दिखाता हूँ। वज्र गुणन विधि में मैंने क्या बताया, वज्र गुणन विधि में मैंने बताया कि हमारे दाईं तरफ कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले दाईं तरफ 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस ए बाई माइनस बी बराबर 0 और ax माइनस बी वाई माइनस सी बराबर। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें इस तरह से लिख देना है इसको x माइनस बाई 1 बटा बटा बटा, यहाँ पर बराबर का साइन लगा देना है। उसके बाद में हमें जो हमारे x के गुणांक होंगे, y के गुणांक होंगे और जो हमारा अचर पद होंगे उनको लिख देना है। तो देखिए यदि मैं x लिखने हैं तो मुझे y और
अचर पद के गुणांक लिखूंगा तो वो हो जाएंगे हमारे पास में a माइनस बी और माइनस बी माइनस सी। तब हम उनका वज गुणन करते हैं तो मैं उनको यहाँ पर सीधे ही लिख देता हूँ। सीधे हमारा क्या बन जाएगा, वो होता है हमारा b1c2 माइनस b2c1। तो b1 का मान क्या है, यहाँ पर a है, तो a गुणा b1c2, c2 का मान है यहाँ पर माइनस c, माइनस b2 का मान है मेरे पास में यहाँ पर माइनस b, तो ये माइनस b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस b, b2c1 का मान है माइनस b, तो यहाँ पर ये माइनस b हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनका मान रख देंगे और फिर उसको हल कर लेंगे। तो जो हमारा x का मान और y का मान आएगा वही हमारा इस समीकरण का हल हो जाएगा। आप इसको हल कीजिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आया। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा त्रिभुज PQR में कोण P बराबर है x डिग्री, कोण Q बराबर है 3x डिग्री और कोण R बराबर है 22 डिग्री। यदि 3y माइनस 5x बराबर 30 डिग्री तो हमें त्रिभुज PQR के प्रत्येक कोण ज्ञात करने। अब यहाँ पे देखिए हमें एक समीकरण तो दे रखा है, हमें कितने समीकरण चाहिए, 2 समीकरण चाहिए, क्योंकि हमारे जो चर हैं वो हमारे 2 हैं। अब दूसरा समीकरण कहाँ से बनेगा, तो देखिए हमारा क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर। तो तीनों कोणों का सम योग कर देते हैं। तो देखिए कोण P है हमारा x डिग्री यानी कि x प्लस कोण Q है 3x डिग्री तो ये हो गया प्लस 3x प्लस कोण R है 22 डिग्री तो ये प्लस 22 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा बराबर हो जाएगा 180 के। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4x प्लस y बराबर 180। यहाँ से देखिए हमारे 2 समीकरण बन गए, दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे और x और हमारे y के मान आ जाएंगे। तो हम x और y के जब मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारे तीनों कोण आ जाएंगे। कमेंट में लिख के बताइए कि आपके कोण क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है। प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में हमें एक समीकरण को दूसरे समीकरण से प्रतिस्थापित करना है केवल। मैंने ऊपर आपको एक प्रश्न करा चुका हूँ इसका, तो आप इस प्रश्न को खुद से हल कीजिए और मुझे आंसर लिख के बताइए कमेंट में कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, अब इनको सभी को नंबर दे देना आप कि आपका ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। इस तरह से आप इनको नंबर दे देना, तब बता देना कि आपका चौथे प्रश्न का हल ये आया आपका। ठीक है, अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है और अंश में 6 जोड़ने और हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इसी तरह का प्रश्न है, मैंने एक प्रश्न अभी ऊपर कराया है, उसी तरह का प्रश्न है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से इसको हल कीजिए। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी हो सकता है इस बार आ भी जाए। ठीक है, तो अपनी तरफ से इसको हल करने की कोशिश कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका विलोपन विधि। मैंने किसी भी प्रश्न में विलोपन विधि का अभी तक चर्चा नहीं की थी, क्योंकि मैं इस प्रश्न में इसकी चर्चा करने वाला था। अब देखिए हमें बोला है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण नियम को हल कीजिए। अब प्रश्न में यदि आपको वैसे ही कह दिया जाए कि रैखिक समीकरण नियम को हल कीजिए, तब तो आप किसी भी विधि का उपयोग कर दीजिए। बट यदि आपको कहा जाए कि आपको इस विधि का उपयोग करना है, तब तो आपको उसी विधि का उपयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया विलोपन विधि का उपयोग करना है। अब विलोपन विधि में हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं उनमें से किसी भी एक चर के जो हमारे गुणांक उनको हमें बराबर करना है। तो देखिए यहाँ से यदि मैं दोनों को गुणा कर दूं, मैं क्या करता हूँ, मैं पहली वाले समीकरण में 2 का गुणा कर देता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y बराबर 16 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 4x प्लस 6y बराबर 7। तो देखिए इस प्रश्न तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे यदि हम दोनों को घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। और तो यहाँ से देखिए देख भी सकते हैं कि a1/a2 है, b1/b2 दोनों के बराबर है, परंतु c1/c2 दोनों के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये इस प्रश्न में तो हमसे केवल ये पूछा था कि क्या कोई हल पॉसिबल होगा, क्या कोई हल संभव है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ अंकों में, ताकि हम इस विलोपन विधि को समझ सकें। मैं क्या करता हूँ, 6 की जगह यहाँ पर 8 कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैंने 8 कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8y हो जाएगा। अब देखिए हमने गुणा कर दिया, हमने x के गुणांकों को 1 बना दिया। इसके बाद में हम देखेंगे साइन, दोनों का चिन्ह देखेंगे। अब देखिए दोनों का चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, हम दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है तो हम घटा देते हैं, तो माइनस माइनस माइनस,
4x में से 4x गए तो 0 हो गया, 6y में से 8y गए तो ये तो -2y हो गया, बराबर हो जाएगा 16 में 7 गए तो ये 9 हो गया। तो यहाँ से y बराबर आ गया -9/2। अब y का जो मान आया उसको हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो उस समय x का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको विलोपन विधि का उपयोग करना है। यहाँ पर मैंने आपको तीनों विधियों के बारे में बता दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको भाषा संबंधी प्रश्न नहीं कराए, क्योंकि भाषा संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो हमारे बहुत बड़े प्रश्न होते हैं। या तो वो 5 अंक के प्रश्नों में पूछे जाते हैं या फिर वो 8 अंक के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, जो कि हमारे दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो अब उनके बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। तो ये है हमारे कुछ दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 5 अंक और 8 अंक के होते हैं। किसी बोर्ड में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी में 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे जो भी मैंने आपको प्रश्न लिख रखे हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको वो सारे प्रश्न तो हल करने ही है खुद से। मैं हिंट दे देता हूँ अभी प्रश्नों की सारों की। तो देखिए पहला प्रश्न है कि 2 स्टेशनों के बीच के 400 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 2 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने के समय को हमें ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो हमें दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बतानी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी की जो औसत चाल है उसको हमें मान लेना है। तो माना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है हमारी x किलोमीटर पर घंटा और सवारी गाड़ी की औसत चाल है हमारी 22 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब देखिए हमें दूरी कितनी तय करनी है, 400 किलोमीटर। और हम जानते हैं कि समय क्या होता है, समय होता है हमारा दूरी बटे चाल, ये हमारा समय होता है। अब देखिए हमें 400 किलोमीटर दूरी तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, उसको लगेगा 400/x और सवारी गाड़ी को लगेगा 400/22। अब प्रश्न में बोला गया कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी से 2 घंटा कम समय लगता है, यानी कि 400/x बराबर हो जाएगा 400/y -2। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए ये तो बन गया आपका एक समीकरण। दूसरे समीकरण के लिए क्या करोगे, दूसरे समीकरण के लिए दूसरा दे रखा है आपको, दूसरा जानकारी दे रखी है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि x की जो मान है x बराबर है आपका y + 10, ये आपको दे रखा है। तो हमें दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए आपके पास में 2 समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरणों की सहायता से आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हो। आप तीनों विधियों में से किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हो। अब ग्राफीय विधि बोला जाए तो आप ग्राफीय विधि का भी उपयोग कर सकते हो, बट यहाँ पर ग्राफीय विधि नहीं बोला गया है, तो आप जो 3 विधि है उन्हीं का उपयोग कीजिए, क्योंकि ग्राफीय विधि से वो आसान पड़ती है। तो ग्राफीय विधि का तो आपके पास एक अलग से प्रश्न आता भी है। और यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी कि जो आपका ये 5 और 8 अंक का प्रश्न आएगा ये आपका विकल्प में आएगा। ठीक है, यानी कि इसके विकल्प में आपको एक प्रश्न और दिया जाएगा, और वो विकल्प भी हो सकता है कि इसी अध्याय से संबंधित हो सकता है कि एक प्रश्न दे दे आपको बीजगणितीय विधि से बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और एक हो सकता है आपको इस तरह का प्रश्न दे दे। ठीक है, तो दो प्रश्न दे सकता है आपको विकल्प में, दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों के समीकरण लिख दिए हैं, आप इनको हल कर लेना और x और y के मान जो आए वो हमें कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अशोक ने एक टेस्ट में 65 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिले तथा प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते तो अशोक 40 अंक अर्जित करता। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके हमें ग्राफ विधि से हल करना है और बताना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि उसने सही उत्तर दिए हमारे x प्रश्न के, कि माना सही उत्तर वाले प्रश्न बराबर x, सही उत्तर वाले प्रश्न बराबर x और गलत उत्तर वाले प्रश्न क्या, गलत उत्तर वाले प्रश्न बराबर y। अब देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है कि जिससे सही उत्तर पर 5 अंक मिलते हैं, यानी कि 5x और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाती है, यानी कि -2y, तब उसको 65 अंक मिलते हैं। तो ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी
जो हमें दूसरी हमें जानकारी दे रखी है उसको देखते हैं। वो दे रखी है जिससे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, तो सही उत्तर पर 3 अंक मिल गए और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते यानी कि -22, तो 40 अंक कट जाते तो ये बराबर 40। तो ये हमारे बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब इसके बाद हमें ग्राफ विधि से इनको हल करना है। ग्राफ विधि से किस तरह से हल करेंगे, हम दोनों लाइन जो है, दोनों रेखाएं जो है, इनका हम ग्राफ बनाएंगे। हमें ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ पेपर पर हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली रेखा को ले लेते हैं L1 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेंगे। आप पिछली क्लास में वैसे पढ़ चुके हो किस तरह से आप ग्राफ बनाते हो। एक तरफ x लिख देना, एक तरफ y लिख देना। सबसे पहले x बराबर 0 रख दोगे, तो x बराबर 0 रख दोगे तो y बराबर आ जाएगा -65/2, जो भी आएगा वो लिख देना। उसके बाद में y बराबर 0 रख देना, y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा कुछ, x का मान आ जाएगा। उसके बाद में x की जगह पर कुछ भी वैल्यू रख देना, जैसे कि 5 रख दिया। उसके बाद में जो y का मान आएगा उसको देख लेना। इन तीनों बिंदुओं को मिला देना, तीनों बिंदुओं से मिलकर जो रेखा बनेगी वही आपकी 5x - 2y बराबर 65 की रेखा होगी। इसी तरह से 3x - y बराबर 40 की रेखा बना देना। अब दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। और उस उत्तर को आपको पहचानेंगे कैसे, उस उत्तर से आपको x अक्ष पर एक लंब डालना है, y अक्ष पर एक लंब डालना है। x अक्ष पर जिस बिंदु पर वो लंब काटेगा वो आपका x का निर्देशांक हो जाएगा, y अक्ष पर जिस बिंदु को काटेगा वो y का निर्देशांक हो जाएगा। तो इस तरह से आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हो। और आप प्रश्न में क्या बोला है, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो आप x + y कर देना, इन दोनों को जोड़ देना, तो आपके टेस्ट में कुल प्रश्न पता लग जाएंगे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है, उस बोट ने 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल की जाने की अपेक्षा 1/2 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल बताइए। तो अब इस प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्थिर जल में बोट की चाल तथा धारा की चाल को मान लेंगे। मान लिया कि हमने स्थिर जल में बोट की चाल x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा है, तब बोट की धारा के अनुकूल चाल तो हो जाएगी x + y और प्रतिकूल चाल हो जाएगी x - y। तो यहाँ से देखिए x + y जो है वो तो आपकी अनुकूल चाल हो गई, अनुकूल हो गई आपकी x + y किलोमीटर पर आवर और प्रतिकूल हो गई x - y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए प्रश्न में बोला गया है कि बोट ने 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1/2 घंटा अधिक लिया। यानी कि समय क्या होता है, समय होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 12, तो 12 बटा हो जाएगा x + y और इसी तरह से 12 बटा हो जाएगा x - y। अब प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने की अपेक्षा 1/2 घंटा अधिक समय लिया। तो ये तो था आपका अनुकूल जाने वाला समय, ये था आपका प्रतिकूल जाने वाला समय। तो अनुकूल जाने वाला जो समय होगा प्रतिकूल जाने वाले समय से 1/2 घंटा कम होगा। तो इस तरह से आपका एक समीकरण बन जाएगा। यहाँ पे देखिए x का मान क्या दे रखा है, x का मान आपको 18 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। आपको क्या निकालना, y का मान निकालना है, तो आप x के मान रख देना, y का मान निकाल लेना। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। वैसे 5 अंक का प्रश्न था, ये 8 अंक के प्रश्न में नहीं आता, ये आपका 5 अंक वाला प्रश्न था, बट एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका एक मिला जुला प्रश्न आपको एक आपकी किताब जो है उसमें उदाहरण में दे रखा है, आप उस प्रश्न को भी देख लें, वो प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, 5 सेबों और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपए है, जबकि 2 सेबों और 4 संतरों का कुल मूल्य 28 रुपए है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल करना है। तो देखिए बीजगणितीय रूप में मैं व्यक्त कर देता हूँ, ग्राफ विधि से आप हल करके हमें आंसर बताइएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सेबों का मूल्य मान लेता हूँ मैं x, संतरों का मान लेता हूँ मैं y। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 5x + 3y बराबर हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 2x + 4y बराबर हो जाएगा 28। तो ये तो मैंने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसी को दोनों लाइन बना करके, दोनों रेखा बना करके आपको हल कर लेना है ग्राफ पेपर पर और मुझे आंसर बताना, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करना, खुद से हल करना, इसका बीजगणितीय रूप भी आप बनाना और ग्राफ विधि से हल भी करना, फिर उसको कमेंट में लिख के मैं बताना कि आपका आंसर, आपका हल क्या आया, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए
तो यहाँ पर हमें दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, दोनों को हम आलेखीय विधि से हल कर लेंगे तो उससे हमारा x और y का मान आ जाएगा तथा इसकी सहायता से हमें संबंध 6x + 7y = p में p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x और y का जो मान आएगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा p का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न में देखिए इसी प्रकार का प्रश्न है, इसमें हम सबसे पहले x और y का मान निकाल लेंगे आलेखीय विधि से, फिर उस x और y के मान को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न भी हमारे आते हैं और इस तरह के प्रश्न आपके 5 और 8 अंक में आते हैं। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होते, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। यहाँ पर आपने एक बात और देखी होगी, जो आपके आलेखीय विधि वाले प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे गए। यही होता है क्योंकि 8 अंक और 5 अंक वाले जो प्रश्न आते हैं विकल्प में आते हैं, यानी अथवा में प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रश्न तो आपको आलेखीय विधि वाला मिलेगा और एक आपको भाषा संबंधी प्रश्न मिलेगा। दो इस तरह के प्रश्न मिलेंगे, दोनों में से कोई भी आपको एक प्रश्न हल करना होता है। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। तो ये थे इस अध्याय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पिछले सालों में पूछे गए थे या फिर जो आपके इस साल पूछे जा सकते हैं। जो भी मैंने आपको यहाँ प्रश्न डिस्कस किए हैं, चर्चा की है, उनको आप एक बार खुद से हल कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको किस प्रश्न में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बता दीजिएगा कि आपको इस प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो मैं आपको वहाँ पर कमेंट करके बता दूंगा कि आप इस तरह से कीजिए, आपको हिंट दे दूंगा मैं इस प्रश्न में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस अध्याय से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसकी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। यदि आपको अभी भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो, किसी भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तब मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि आपको किस तरह से उसको हल करना है। तो देखिए ये तो हमने बात कर लिया अब इस आपके चैप्टर 3 अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। अब आपको हमारे ऐप को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना ताकि उनको भी इसकी सहायता मिल सके अपने पेपर में। तो चलिए अब मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके अगले अध्याय द्विघात समीकरण के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।